और जो मेरे स्पिरिट गाइड हैं, वो मेरा परिचय करवा रहे हैं सबसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ही खास आदमी हूँ, ये कत्लेआम करने के लिए मुझे ही भेजेगा। ये संकट का चक्र बना हुआ है कि मेरे पैर जो है वो हवा में है। उनकी जो जड़ें थी वो हमें 400 साल पहले जाके मिली। तो उन्होंने कहा कि आमेर के राजा मान सिंह। स्पष्ट निर्देश के साथ में स्पिरिट गाइड ने ये सलाह दी, एक गलत निर्णय से तो फिर इनको इस जन्म में इतनी आर्थिक परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। Hello friends, welcome to Sitara Speaks where we decode karma through past life regression। आज की कहानी मेरे एक ऐसे क्लाइंट की है जिन्होंने अपनी 3 पास्ट लाइफ्स देखी और तीसरी लाइफ तो माइंड ब्लोइंग थी। जैसे कि आप सभी ने वीडियो के टाइटल से ही पहचान लिया होगा कि उन्होंने अपने आप को अकबर के जनरल और आमेर के राजा मान सिंह के रूप में देखा और कैसे उनकी उस लाइफ की जो गलतियां थी उनकी वजह से उनको आज परेशानियां भुगतनी पड़ रही है, उनको दिक्कतें आ रही है। इन सभी का उत्तर हमें मिल पाया इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। और इस बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमें सिर्फ एक कहानी नहीं लेकिन कर्म के भी गहरे सूत्र मिले जो आज इसी जन्म में बार बार आर्थिक परेशानियों के रूप में ये जो मेरे क्लाइंट है वो झेल रहे हैं। उनकी जो जड़ें थी वो हमें 400 साल पहले जाके मिली। तो ये जो क्लाइंट है बनारस से है, उनकी एज अराउंड 60 इयर्स है और वो मेरे पास अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर आए थे। काफी टाइम से वो बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि बार बार कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती थी जो उनके बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करती थी। वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों उधारी बढ़ती जाती है, बहुत प्रयास करने पर भी मनचाही सफलता नहीं मिलती उनको। वो जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन किया, 10 साल तक उसको बढ़ाया भी। लेकिन ये ऐसा कहते हैं कि वो शौकिया काम था, तो उन्होंने कुछ और काम करना भी शुरू किया, कुछ और काम देखना शुरू किया और अपनी सारी की सारी जमा पूंजी जो 10 साल के बिजनेस में प्रॉफिट करके उन्होंने जो कमाई थी, वो सारी की सारी उन्होंने नया बिजनेस शुरू करने में लगा दी। पहले तो वो काफी अच्छा चला, लेकिन थोड़े टाइम बाद में गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज आई कि उनका बिजनेस में उनको बहुत लॉस होने लगा। और अभी ऐसा है कि थोड़ा टाइम काम ठीक चलता है, फिर डाउन आता है, फिर ठीक चलता है, फिर डाउन आता है। तो ये जो साइकिल है वो बस चलती ही जाती है। तो ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी मेहनत और ईमानदारी के बाद भी ये अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मैं इन्हें अपनी पास्ट लाइफ में लेकर गई, तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप के जो स्पिरिट गाइड थे, उनको देखा। उन्होंने गेरुए वस्त्र पहन रखे थे, बड़ी जटाएँ थी और वो है ना दंड लेकर खड़े हुए थे और वो उनके गोल-गोल चक्कर लगा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा गोल-गोल चक्कर क्यों लगा रहे हैं? वो मतलब गुस्सा है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस थोड़ा एक्टिव स्पिरिट गाइड थे। वो कहीं खड़े नहीं थे, वो उनके चक्कर लगा रहे थे। तो जब मैं उनको अपनी पहली पास्ट लाइफ में लेकर गई तो उन्होंने अपने आप को सफेद कुर्ता पजामा पहने एक बड़े से हॉल में देखा। वो वहां पे कुछ पुरुष थे, कुछ महिलाएं थी, आमने सामने, जैसे एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं, ऐसे वो बैठी हुई थी। कम से कम 20-25 लोग थे। तो जिसमें से एक महिला को उन्होंने अपनी जो उनकी आज की पत्नी है उसके रूप में रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने कहा कि यहाँ वो अपने गुरु से मिलने के लिए आए हैं और ये जो गुरु थे वो आज भी इनके फैमिली के गुरु हैं। तो इस हॉल में थोड़ा-सा सीरियस मैटर पे डिस्कशन चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि घर में कोई समस्या हो गई है, घर में चोरी हुई है और घर वालों के बीच में झगड़ा हो गया है। सभी लोग अपने आप को ब्लेम कर रहे थे, तो वो अपने गुरु के पास में गए थे एक समाधान ढूँढने के लिए। तो फिर इसके बाद में मैंने उनसे बोला कि आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो वो डायरेक्ट अपनी दूसरी लाइफ में पहुँच गए। यहाँ पे उन्होंने बहुत पुराना-सा समय देखा और उन्होंने अपना घर देखा जो बहुत आलीशान था, बहुत बड़ा था। लकड़ी से बना हुआ था। हालाँकि क्योंकि पुराना ज़माना था तो तब तो ऐसा पत्थरों के तो घर शायद होते नहीं थे। ये पता चल रहा था कि वो बहुत अमीर थे और बहुत बड़ा लकड़ी से बना हुआ घर था और घर के आस-पास बहुत बड़ी बाउंड्री भी बनी हुई थी। तो पूरा परिवार इन्होंने देखा उस घर के अंदर। वहाँ पर उनकी उस जन्म की वाइफ और माँ को भी देखा और वो शायद कुछ मसाला कूट रहे थे या मसाला सुखा रहे थे, ऐसा उन्होंने देखा किचन में इन दोनों को।
और वहां पे उन्होंने अपनी पोती को खेलते हुए देखा। कि उनकी एक छोटी सी पोती थी जो वहां पे खेल रही थी और उसको उन्होंने अपने इस जन्म की बहन के रूप में रिकग्नाइज किया। उन्होंने कहा कि बहुत खुशहाल परिवार है और वो पता है पुराने जमाने में या तो फिर आज भी मतलब गांव में ऐसे घर होते हैं कि बीच में ओपन स्पेस होता है और फिर आसपास रूम होते हैं। अभी शहरों में तो ये सब नहीं होता है, बट जनरली इंडिया का जो आर्किटेक्चर है वो इसी टाइप से बनता था पहले। तो उन्होंने ऐसा ही बीच में से ओपन देखा और वहां पे उन्होंने प्राइवेट शिव मंदिर बना रखा था अपना बहुत बड़ा, और वो शिव की पूजा करते थे उस टाइम पे। और जब मैंने उनको अपने कपड़े देखने बोला तो उन्होंने अपने आप को बहुत ही महंगे वस्त्र पहने हुए देखा। रेशम की धोती थी और कुर्ता था, और उन्होंने अपने आप को एक संपन्न व्यापारी के रूप में देखा उस समय पे। जब मैंने इनको और आगे देखने के लिए कहा कि चलो और आगे जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की जड़ कहाँ से आती है, हम सीधे वहीं पहुंचते हैं। तो इनके सामने अपनी एक और इंटरेस्टिंग लाइफ खुल गई, जो ना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो मैंने जब इनसे ये कहा कि आप पैरों के नीचे देखो कि आप क्या फील कर रहे हो, जमीन है या फर्श है, क्या आपको लगता है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पैर जो है वो हवा में है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज, और उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके पैर उनको हवा में क्यों दिख रहे हैं। मुझे तो यही लगा था कि वो हो सकता है कि अपने आप को स्पिरिट के रूप में ना देख रहे हो, लाइफ बिटवीन लाइफ वाला ऐसा होता है एक, जहां पे लोग अपने आप को आत्मा के स्वरूप में देखते हैं। तो फिर मैंने बोला कि आप सामने देखो कि कहाँ हो, आपको क्या नजर आ रहा है। तो जब उन्होंने सामने देखा तो उनको एक गार्डन नजर आया और एक बहुत बड़ा महल नजर आ रहा था। उनके आसपास बहुत सारे सिपाही उनको दिख रहे थे। और जब मैंने उनको अपने आप को देखने के लिए कहा तो तब ये रिवील हुआ कि उनके पैर हवा में क्यों थे, क्योंकि वो घोड़े पे बैठे हुए थे। और घोड़े पे बैठे बैठे वो जो महल था और ये जो गार्डन में थे, ये क्या है, घोड़े पे ये भी बैठ के निगरानी कर रहे थे, घूम रहे थे सिक्योरिटी के लिए। तब फिर मैंने इनसे पूछा कि आप कौन हो? क्या आप भी उन सिपाहियों में से एक हो? तो इन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ का सेनापति हूँ। इतना उनको पता चल गया, ठीक है, कि वो सेनापति है। अब मैंने कहा कि अगर आप सेनापति हैं तो आपके राजा भी होंगे कोई। हालांकि उनको महल भी दिख ही रहा था। तो मैंने कहा कि चलो आप मुझे बताओ कि आप किस राजा के सेनापति हो, हम सीधे उस राज दरबार में जाते हैं जहां के आप सेनापति हो। तो उन्होंने देखा कि अब वो राजा को रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो मैंने कहा कि राजा को ठीक से देखो और बताओ कि उन्होंने क्या पहना है, कैसा अटायर है। तो उन्होंने देखा और ये कहा कि ये तो कोई सुल्तान जैसे लग रहे हैं। इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो हिंदू राजा जैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन कोई मुगल जैसे सुल्तान हो इस टाइप के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। जैसे सर पे वो लंबी सी पगड़ी हुआ करती थी वैसा। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको ये लगता है कि ये जो क्लाइंट्स हैं वो खुद ही ये स्टोरीज बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कह दूं कि देखिए, अगर क्लाइंट खुद स्टोरी बनाता तो वो सीधे बोल देते कि भाई मैं राजा मान सिंह हूँ, मैं दरबार में हूँ और ये वो। क्यों ये जो चीजें हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जो मिलती है, वो कल्पना क्यों नहीं है, मैं बताती हूँ। क्योंकि इसके अलग अलग स्तर होते हैं, कोई भी सीधा जाके अपने आप को किसी के रूप में नहीं देखता है, वो ग्रेजुअली रिवील होता है उसके सामने। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपने पैर जो थे वो हवा में देखे। अब हवा में पैर देखने का तो बहुत अलग अलग मतलब हो सकते हैं। जब मैंने उनको सामने देखने बोला तो उनको महल दिखा और आसपास गार्डन दिखा। और जब मैंने उनको अपने कपड़े देखने के लिए बोले तो उन्होंने अपने आप को सेनापति के रूप में देखा, ठीक है। जब फिर से नीचे देखा तब पता चला कि पैर हवा में इसलिए हैं क्योंकि घोड़े पे बैठे हुए हैं। ये जो चीजें होती है ना, धीरे धीरे जो ये डेवलप होती है, ये कल्पना नहीं होती है, ये कल्पना का हिस्सा नहीं है। कल्पना करने का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है। और जब मैंने उनको महल के अंदर जाने के लिए कहा तो फिर जो राजा है उसको मुगल राजा के अटायर में देखना। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजा मान सिंह जो थे वो असाधारण योद्धा थे, एकदम चतुर थे, अच्छे कूटनीतिज्ञ थे और कुशल प्रशासक भी थे। और उनका जीवन जो था वो मुगल सम्राट अकबर के इर्द गिर्द ही घूमता था, जहां केवल वो मतलब सिर्फ सहयोगी नहीं थे, लेकिन बादशाह के सबसे भरोसेमंद मित्र थे, उनके सेनापति थे।
जब मानसिंह छोटे थे तभी वो मुगल दरबार में भेज दिए गए थे और जल्द ही उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से अकबर का दिल जीत लिया था और अकबर ने उन्हें फर्जंद यानी कि बेटे की उपाधि से नवाजा था। ये एक ऐसा सम्मान था जो उस दौर में किसी गैर मुगल को शायद ही मिलता होगा। और अकबर के जो नौ नौ रत्न थे उनमें से एक थे ये राजा मानसिंह। तो उन्होंने देखा कि आसपास बहुत सारी चेयर्स थी और वो अपनी चेयर पे जाकर बैठ गए थे और उनकी जो चेयर थी वो राजा के बिल्कुल पास थी। मैंने उनसे कहा कि किस नाम से पुकारा जाता है आपको इस दरबार में? तो उन्होंने कहा कि आमेर के राजा मानसिंह। डिस्कशन चल ही रहा था इस राज दरबार के अंदर। राजा के साथ उन्होंने कहा कि मेरे संबंध अच्छे हैं और मैं जो है मेरी पूरी सेना राजा के लिए लेकर आ गया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, बस ये ऐसा ही ट्रिक क्वेश्चन था कि आपकी मर्ज़ी से आप आए हो या किसी दबाव से आए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से ही आया हूँ। और यहाँ पे उस दरबार में किसी बैटल के बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो छोटे-मोटे राजा जो भी सहयोगी थे, वो सारे अकबर के दरबार में आए हुए थे। तब मैंने उनसे फिर से ये बोला, मैंने बोला कि लड़ाई लड़ने कौन राजा जाएँगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ही ख़ास आदमी हूँ, ये कत्लेआम करने के लिए मुझे ही भेजेगा। दैट्स व्हाट ही सेड, मतलब ऐसा उन्होंने कहा। अब हम जब आगे गए तो उन्होंने अपने आप को युद्ध भूमि में देखा। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत हाथी-घोड़े हैं और बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो रहा है। सामने वाले ने केसरी रंग के वस्त्र पहन रखे थे और जब मैंने इनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? शायद वो युद्ध जीत गए थे। इसलिए मैंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? तो एक तरफ उन्होंने बोला कि मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन एक तरफ अच्छा भी लग रहा है कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। यहाँ पर इनको ड्यूअल इमोशंस फील हो रहे थे, जैसे कि इतने नरसंहार के बाद में इनको दुःख भी हो रहा था अ, और साथ में उनको शायद अपनों को धोखा देने का भी गिल्ट था। बट एट द सेम टाइम गर्व महसूस हो रहा था, सैटिस्फैक्शन फील हो रहा था कि भई मैंने जो काम था वो तो किया। अब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। उन्होंने बोला था कि भई हाथी घोड़े हैं, केसरिए कपड़े पहन रखे हैं, तो मैंने देखा कि भई देखें क्या है इंटरनेट पे। तो पता चला कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो राजा मान सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे मुगल सेना का और इस युद्ध में उनका सामना मेवाड़ के जो शासक महाराणा प्रताप उनकी सेना से हुआ था। और ये जो लड़ाई है वो भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टकराव के रूप में दर्ज है, जो आप मैं सभी जानते हैं। अब मानसिंह जो थे वो मुगल सेना के एक टाइप से प्रतिनिधित्व ही थे। मतलब वो दायाँ हाथ या बायाँ हाथ क्या बोलते हैं, जो होता है ना कि ये इतने स्ट्रॉन्ग थे अकबर राजा के। तो अब हमको एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कि उन्होंने अपने आप को कौन से युद्ध में देखा लेकिन सामने वालों के जो केसरी वस्त्र थे, उसके हिसाब से मैंने इंटरनेट पे जब सर्च किया तो ये अंदाज़ा लगा पाए कि शायद महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह की आर्मी के बीच का ये जो जो लड़ाई थी। जब मैंने इन्हें अपने घर जाने के लिए कहा तो इन्होंने एक बहुत बड़ा महल देखा। ये बालकनी पे खड़े हुए थे और अपनी रानी को ब्लू कलर की राजस्थानी अटायर में उन्होंने देखा। वो इनके लिए दूध लेकर आ रही थी। तो जब मैंने रानी का नाम पूछा तो उन्होंने शल्या शल्या ऐसा कुछ तो वो बोल रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि जो राजा मानसिंह थे उनकी वाइफ का नाम क्या था? तो मुझे तब समझ में नहीं आया लेकिन जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला कि मानसिंह की जो प्रमुख रानी थी, उनका नाम कौशल्या था। तब मुझे याद आया कि ये शल्या क्यों बोल रहे थे, शायद वो कौशल्या बोल रहे थे लेकिन मैं ठीक से सुन नहीं पाई थी। अब उन्होंने कहा कि मेरी रानी जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत आज्ञाकारी है। तो मैंने कहा कि महल में अभी आपके कितने बच्चे मौजूद हैं? अभी राजाओं के तो बहुत बच्चे हुआ करते होंगे, तो फिर मैंने ऐसा पूछा। तो उन्होंने देखा किसी और रूम में अपने 15 साल के बेटे को घुंघराले से बाल थे उसके और वो अपनी तलवार चमका रहा था और उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर बेटा है मेरा। फिर मैंने उन्हें अपने उस जन्म के आखिरी दिन पे जाने के लिए कहा। तो उन्होंने देखा कि एक बेड था जहाँ पे वो लेटे हुए थे और 5-6 लोग थे उनके आस-पास। आखिरी समय में इनको ये फीलिंग्स आ रही थी कि आराधना से चूक गया, भगवान को पाने में चूक गया। जनरली हर आत्मा की अगर वो थोड़ा भी आध्यात्मिक है और जब अपने वो पूरे जीवन को देखता है मरते टाइम डेथ बेड पे, तो ऐसी ही भावना उसके अंदर रहती है। और वो जब मरते समय वो भगवान का नाम लेने की कोशिश कर रहे थे और दुखी थे कि उनको
ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए थी। जब मैंने उनको शरीर छोड़ने के लिए कहा तो उनको अपने राइट साइड में कोई दिखा। थोड़ा-सा उनको ब्लरी दिख रहा था और वो उनके साथ में ऊपर के लोक में चले गए। वहां जाकर उन्होंने गोल्डन मंदिर की आकृति जैसी दिखाई दे रही थी, उनको गोल्डन मंदिर दिखाई दे रहा था और वहां पर उनके स्पिरिट गाइड आए, जो वही थे जो सेशन शुरू करने के टाइम पे जो गोल गोल चक्कर लगा रहे थे उनके, वही थे वो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि और संत महात्मा बैठे हुए हैं और जो मेरे स्पिरिट गाइड हैं वो मेरा परिचय करवा रहे हैं सबसे। जब सेशन खत्म होने पे पहुंचता उससे पहले मैंने स्पिरिट गाइड से ये सवाल किया कि ये इतने संपन्न और शांति भरे पिछले जन्म थे, काफी पैसा था इनके पास में, एक में तो राजा थे, एक में व्यापारी थे, तो फिर इनको इस जन्म में इतनी आर्थिक परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तब ये जो क्लाइंट थे उनकी आवाज चेंज हो गई, जैसे कि जो स्पिरिट गाइड है वो उनके थ्रू ही बोल रहे थे और उनका जवाब जो था वो ऐसा ही प्रखर था। उन्होंने कहा कि तू सही राह पर था, लेकिन राजा मानसिंह के जीवन में तेरा जो कर्म था वो डगमगा गया। तूने कईयों को दुख पहुंचाया, अपनों की भावना की कदरें नहीं की, प्रजा का हित नहीं साधा और कई आत्माओं का ऋण तुझ पर चढ़ा जो तुझे अब उतारना है। पिछले जन्मों के परिशुद्ध और समृद्ध कर्म ने तुझे राजा बनाया, लेकिन युद्धों, धोखों और गलत निर्णयों ने तेरा आध्यात्म बंद कर दिया। यहीं पे तेरा संतुलन बिगड़ गया और इसीलिए आज तेरे जीवन में ये संकट का चक्र बना हुआ है। स्पष्ट निर्देश के साथ में स्पिरिट गाइड ने यह सलाह दी कि अब तुझे अपने जीवन का उद्देश्य जो है वो जन कल्याण बनाना है। जो भी आत्माएं तेरे द्वारा पीड़ित हुई है उन्हें क्षमा मांगनी है, उनसे क्षमा मांगनी है और जहां जीवन में किसी को निस्वार्थ सहायता करने का अवसर मिले वहां उसे ईश्वर की इच्छा मानकर पूरा करना है और यही तेरा नया कर्म चक्र सम्यक करेगा। और एक राजा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमें लगता है कि राजा होने का मतलब है पावर, पैसा, फेम और न जाने क्या क्या, लेकिन एक राजा को अपने जीवन में बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अब सोचिए कि राजा के निर्णय से सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे जो उसका पूरा फैमिली है, उस तक को जनरेशन्स तक वो चीजें चल सकती है एक गलत निर्णय से। तो ये जो पावर और पोजीशन सिर्फ हमें बाहर से लगता है, वो इतना आसान नहीं है। वो भर भर के कर्मों को भी लेके आता है, वो बढ़ाता भी है। राजा को युद्ध लड़ने पड़ते हैं जो एक साथ बहुत सारे लोगों के जीवन में उसका असर पड़ता है और उसका कर्ज जो है वो पता नहीं कितने जन्मों तक चुकाना पड़े। वो कहते हैं ना कि नो लंच इज फ्री, है ना? या फिर ये कहते हैं कि भाई अगर कुछ भी मांगना है तो सोच विचार के मांगो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं उसके साथ और क्या आ रहा है। हर उपलब्धि, हर सुख का मूल्य चुकाना ही पड़ता है और यही कर्म का परम सत्य है। तो दोस्तों, यही थी आज की कक्षा। एक व्यक्ति का अद्भुत पथ जो बनारस के साधारण व्यापारी से लेकर अकबर के सेनापति राजा मान सिंह के रूप में अपने कर्मों के रहस्य की गांठ खोलता है और यही सीख देता है कि कभी भी शक्ति, वैभव, सफलता की आकांक्षा करो तो सोच समझ कर करना, क्योंकि हर सिक्के की दूसरी साइड भी होती है और हर कर्म का अपना एक फल होता है। ये भाव कर्म को एक ऋण या खाते के रूप में देखता है जिसे अंततः संतुलित करना ही पड़ता है। तो चलिए, आज की जो कर्मा डिकोडिंग की कहानी है वो यही खत्म होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। और तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे थम्स अप दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो किसी को अच्छा लगेगा, आपके जानने वालों को, तो इसे शेयर कीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और सबसे जरूरी बात, स्टे ट्यून्ड विद सितारा स्पीक्स। मिलते हैं अगली कहानी के साथ बहुत जल्दी।